अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट, चलो भाई सलाम का जवाब दो सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही क्लियर बेटे? ठीक है, अच्छा। वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, लाइक टू स्टूडेंट दे आस्क मी सेपरेट देयर, तो आई वुड रिक्वेस्ट दोज स्टूडेंट्स कि जिन्होंने मुझे सेपरेटली पूछा था अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आउट देयर, तो वो तरह मुझे आज दोबारा एक दफा रिमाइंड करवा दीजिएगा बेटे। जस्ट बिकॉज ऑफ सम बिजीनेस आई कुड नॉट रिप्लाई यू प्रॉपर्ली देयर, आई एम सॉरी फॉर दैट वन। क्योंकि पिछली क्लास के अंदर एक बच्चे कुछ पैराग्राफ मिसिंग था, उसने मुझे रिमाइंड भी करवाया था, बट आई कुड नॉट रिप्लाई। ठीक है, अच्छा। आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि हम लोगों ने पहला पेज था दैट हैड ओनली बीन डिस्कस्ड? जी अबीहा फातिमा बेटे कुछ कहना चाह रहे हो? Sir, I cannot hear your voice. बेटा ये इंटरनेट का थोड़ा सा मसला होगा, अगर आप दोबारा इन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना, क्योंकि आवाज़ सबको जा रही है, इसलिए मैंने कंफर्म की। अब देखिए मेरी आवाज़ बेहतर हुई? नहीं सर, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से कहीं से आवाज आ रही है, करीब बिल्कुल बहुत ही कम आ रही है आवाज। अच्छा, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, वेट करें थोड़ा। जी अमीर हमजा। Anyone of you would like to tell me that how many paragraph have we discussed in the previous class? पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटे? पहला पेज तो मुकम्मल हो गया था, तो have we started the second page or not? कोई बताएगा मुझे? जी अलिशबा बेटे बताइए। सर आपने पहला पेज पूरा पढ़ा दिया था, इसके बाद आपको सेकंड पेज स्टार्ट करना है। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा देखिए, बिफोर आई स्टार्टेड द टॉपिक ना, तो शुरू किया था, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आई आस्क्ड यू पीपल, आई टोल्ड यू पीपल 4 पॉइंट दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है? अब वो 4 पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं? पहला ये था कि अराइवल ऑफ जिन्ना एट कराची एयरपोर्ट, कि जिन्ना साहब जब कराची एयरपोर्ट पर आए थे, द हाउ डिड द पीपल वेलकम हिम, लोगों ने उनका इस्तकबाल किस तरीके से किया था, दैट वाज टू बी डिस्कस्ड, हमने ये पढ़ना था। फिर इसके अलावा सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ पीपल अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अबाउट फ्रीडम, ये सेकंड पॉइंट था हमारा। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था विच वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, वो मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ जिन्ना अबाउट द डेड पीपल एंड अबाउट फ्रीडम, यानी जिन्ना साहब जो है वो जो लोग माइग्रेशन के वक्त मारे गए थे उनके बारे में ख्याल। अब चौथा पॉइंट दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम टुडे, दैट व्हाट वर द मैसेज गिवन बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टू द पीपल ऑफ कराची, कराची के लोगों को जिन्ना साहब ने मैसेज जो था वो क्या कन्वे किया था, दैट शुड बी डिस्कस्ड बेटे, ठीक है? उसके बाद जब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे तो पार्ट 2 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको अभी हाथों हाथ समझा दूंगा, ठीक है? तो नाउ यू नीड टू बी ऑन पेज नंबर 2, आपको पेज नंबर 2 पे होना है। अब जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे नए मुझे नजर आ रहे, वो नए तो बहरहाल नहीं है, मैट्रिक के हैं बेचारे मेरे, लेकिन आज पहली बार क्लास में मुझे दिख रहे हैं,
तो अगर किताबें नहीं है बेटे तो आप यहाँ से जो मैंने पेज शेयर किया हुआ है उससे आप पढ़ाई कर लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल, यानी जिन्ना साहब जो है बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इनकी तबीयत जो थी ना दैट वाज नॉट वेल, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर लिखा हुआ कि बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी, ही वाज सेटिस्फाइड कि व्हाटएवर ही वांटेड टू डू ही हैड कंप्लीटेड एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन। वन थिंग कॉन्टेक्चुअली इस जुमले के अंदर एक मीनिंग है बेटे, राइटर ने ग्रेटेस्ट का वर्ड अप्लाई नहीं किया, राइटर हैड यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, यानी उनके काम का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था ना दैट वाज डन, वो हो चुका था। तो यहाँ पे एक सवाल मैं खुद ही पूछ रहा हूँ, आपके जहन में भी रेज हो सकता है, और वो सवाल ये हो सकता है कि सर व्हाई हैज द राइटर अप्लाइड द वर्ड ग्रेटर हियर नॉट ग्रेटेस्ट, पाकिस्तान का बनना क्या कोई ग्रेटेस्ट टास्क नहीं था? तो बेशक था, लेकिन असल में रीजन क्या था कि कश्मीर कुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बेटे, दैट्स व्हाई द राइटर हैज यूज्ड द वर्ड ग्रेटर, ठीक है। वो अभी आगे चलकर आपके पास आएगा। देन फर्दरमोर by the force of his determination and leadership, a people who had once been a small defeated group with little to hope for an empire ruled by a foreign power had become the greatest of the Muslim state and the fifth largest nation in the world. Yani just because of the determination of Muhammad Ali Jinnah and his pure leadership. Here one thing that should be cleared. यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी, उसको क्लियर कर लीजिएगा बेटे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है a people, ठीक है। तो पीपल जो वर्ड होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है, ये वो होता है प्लूरल वर्ड होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आ पीपल का मतलब एक लोग नहीं है। हेयर पीपल इट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ नेशन, तो यहाँ पर आ पीपल का मतलब क्या है? आ नेशन, याद रखिएगा। ऐसे लिटरेचर के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी कि जहां पर ना ऐसी वर्ड लिखे आपको मतलब लगेगा ये गलत, जैसे वाटर की जमा क्या होती है भाई? तो वाटर की तो जमा होती नहीं, वाटर खुद जमा है, लेकिन आपको लिटरेचर में वर्ड नजर आएगा वाटर्स। अब वहां वाटर्स का मतलब क्या होगा ये मैं आपको आगे चलकर समझा दूंगा। यहाँ पर जो आ पीपल लिखा हुआ है दैट स्टैंड फॉर अ नेशन, यानी अ नेशन लाइक विच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट, किसी हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन सिर्फ जिन्ना साहब की बिना पर रातों रात ये कौम की शक्ल इख्तियार कर गई। One thing which is important, I would like to tell you people that when Pakistan appeared on the map of the world, बेटे, on 14th of August 1947, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ ना, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट वाज द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क था पाकिस्तान। और मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो दैट वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मुस्लिम ममालिक के अंदर सबसे बड़ा मुल्क जो था पाकिस्तान उस वक्त था। अभी तकरीबन दुनिया के अंदर 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसके अंदर जो इंडोनेशिया ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। लेकिन जब पाकिस्तान बना था, आज से 70-72 साल पहले की बात की जा रही, 75 ईयर बैक, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री में था, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 70 मिलियन पीपल हु वंस हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन हैड ओवरनाइट बिकम अ नेशन, यानी 7 करोड़ की आबादी ऑलमोस्ट थी, यानी whatever the areas were demanded by the Pakistani people, तो जो हिस्से शामिल हुए थे तो 7 से 8 करोड़ की आबादी तो हमारे पास थी, जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, और रातों रात वो कौम की शक्ल बन गए। और विद ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट फेथ, इनका अकीदा जो था ना, इनका जो बिलीफ था दैट वाज वेरी फर्म एंड देयर आइडियोलॉजी दैट वाज वेरी एंटायरली डिफरेंट, इनका जो नजरिया था, इनका जो अकीदा था, ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर लिखा हुआ फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची। अब यहाँ पे ही किसके लिए लिखा हुआ? जिन्ना साहब के लिए ऑब्वियसली बेटे, यानी कुछ दिनों के बाद दोबारा वो कराची एयरपोर्ट पर आए, और फिर क्या लिखा हुआ है? जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, और जिन्ना साहब ने अपने लोगों से फिर खिताब किया, और खिताब करने के बाद कहा। अब क्या मैसेज कन्वे किया था? अब जरा इस मैसेज को प्रॉपरली समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। अब मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा बेटे, देखें।
आप में से जो बच्चे मैट्रिक क्लास के होंगे, जिन्होंने मैट्रिक सिस्टम से पढ़ा हुआ है, 9 क्लास के अंदर जो एक चैप्टर था व्हाट द कायद-ए-आज़म सेड, उसमें भी ये डायलॉग लिखे हुए। देखिए, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी आप सबको आज़ादी है, आप अपने अपने मंदिरों के अंदर, अपने अपने कलीसाओं के अंदर, अपने अपने मसाजिद के अंदर जा सकते हैं पाकिस्तान की फलाही ममलिकत के अंदर। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, वी आर ऑल सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट, कि हम बराबर के शहरी हैं और पाकिस्तान की फलाही ममलिकत के अंदर हम सब का हुकूक जो हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, वो सबकी बराबर है। और ही वॉज ऑफ कोर्स रिमाइंडिंग देम ऑफ द प्रॉफिट टीचिंग दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। और गालिबन जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बता रहे थे कि तमाम जो मुसलमान है वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बराबर हैं। ये मैसेज था विच वाज कन्वेड बाय जिन्ना साहब व्हेन ही सेकंड टाइम लैंडेड इन कराची, दैट हैड बीन मेंशन्ड। तो ये जो पहला पार्ट, इसके 4 ऑप्शन मैंने बताया कि 4 कैप्शन बनाए थे, वो आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अभी जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फर्स्ट वन। सेकंड पार्ट जो है वो पहले वाले से ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें जो आपके पास सवालात आ रहे होंगे वो कौन कौन से सवालात आ रहे होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, स्क्रीन पे देख लेंगे तो सबका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये सबसे लास्ट पेज पे लिखा हुआ आंसर दीस क्वेश्चन। तो इसके अंदर लिखा हुआ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर बेटे। अच्छा, हु वाज द लास्ट वॉइस ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे इसके अंदर। व्हेन एंड वेयर वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास, ये भी हमें पार्ट 2 में पढ़ना है। स्टेट ब्रीफली दैट व्हाट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन डिसाइडेड, ये भी पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। What were the provinces that voted to join Pakistan? That is also the part of part 2. Why did Kashmir not join Pakistan? ये पेपर का important question है, पास पेपर में सवाल आया हुआ है। How large was the population of Pakistan when it became independent? And how does Pakistan compare in size and population with the other nations of the world? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। It was the 5th largest nation of the world and first in Islamic world. ठीक है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, जो बार बार पूछा गया, तकरीबन हर साल पेपर में आता है, वो सवाल ये वाला है कि व्हाई डज द राइटर अप्लाई द वर्ड टेरिबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी पाकिस्तान के बनने के बाद राइटर ने पाकिस्तान के पहले साल टेरिबल का क्यों नाम दिया। अच्छा, वैसे आप और हमारे लिहाज से भी टेरिबल जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है, लेकिन ऑलमोस्ट द ड्यूरेशन वॉज ऑफ 3 ईयर, 3 साल का ड्यूरेशन था बेटे जो पाकिस्तान के लिए टेरिबल गुजरा था। और वो 3 साल का ड्यूरेशन कौन सा वाला था कि जब तक नवाब लियाकत अली खान को शहीद नहीं किया गया था। एंड यू पीपल शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटे कि ये जो नवाब लियाकत अली खान साहब थे, ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को इलाबरेट किया था, इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा। और कुछ सवालात मैं आपको पैराग्राफ के साथ, पैराग्राफ पढ़ाने से पहले बताता जाऊंगा। आप हाथों हाथ कैप्शन बना लीजिएगा ना, तो आपको आसानी होगी। एक बड़ा कॉमन सवाल है दैट इज आस्क्ड आउट देयर कि व्हेन एंड वेयर वाज द पाकिस्तान रेवोल्यूशन पास्ड, लेकिन इसके साथ एक सवाल मिलकर आता है। तो ये तो आप सब तकरीबन आप सबको मालूम होगा बेटे कि आप कहेंगे 23 मार्च 1940 लाहौर के अंदर हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्हाट वाज डिसाइडेड, इसके अंदर क्या डिसीजन ली गई थी दैट शुड बी सॉर्टेड आउट। तो अब देखें यहाँ पर पार्ट 2 में क्या लिखा है कि इट वाज एट लाहौर इन मार्च 1940 दैट द मुस्लिम लीग टुक द डिसीजन दैट स्प्लिट इंडिया इनटू 2 नेशन। यानी मार्च 1940 की बात, जब मुस्लिम लीग के वर्कर ने इस बात को फैसला कर लिया था, इस बात पर अटल हो चुके थे कि अब हिंदुस्तान को 2 होना चाहिए, 1 नहीं। और लिखा हुआ दे एग्रीड नॉट टू एक्सेप्ट एनी प्लान फॉर इंडिया व्हिच फेल्ड टू गिव मुस्लिम इंडिपेंडेंस स्टेट इन दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर देयर वर मोर मुस्लिम देन हिंदूज सच एज ईस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, they became very firm, they became very prominent about this particular decision कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर which we call इंडो पाक, जिसको हम कहते हैं ना बड़े सगीर पाको हिंद, सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं बेटे, तो कह रहे कि वो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, where there were the majority of the Muslim, that should be the part of Pakistan। इस पॉइंट को जरा समझिएगा, ये पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कहा जा रहा है, कॉमन सी बात है कि हम पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी नहीं चाहते थे। We wanted those part of the areas which were where the Muslim were the majority, they should be included in Pakistan।
और जहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी थी वो हिंदुस्तान बने। हमारा तो यही मुतालबा था। और खास तौर पर दो सूबों के नाम आ रहे, ईस्ट बंगाल विच इज नो मोर नाउ विद अस, जो कि अब बांग्लादेश बन गया 1971 के अंदर बेटे, और नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी उस जमाने में। फिर जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो देखिए क्या लिखा हुआ था, इंडियन न्यूज़पेपर कॉल्ड दिस द पाकिस्तान रेवोल्यूशन। इंडियन न्यूज़पेपर में इसको करारदाद पाकिस्तान यानी पाकिस्तान रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली, a Cambridge student who spent his life fighting for the idea Pakistan. He wrote it both a Persian and an Urdu word. आप ये बात तो आप जानते हो बेटे कि चौधरी रहमत अली ही प्रेजेंटेड द नेम ऑफ पाकिस्तान, ही ऑप्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो नाम है इन्होंने फारसी और उर्दू दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाया। अगर आप लोगों ने उर्दू के बारे में कभी डेफिनेशन को पढ़ा हो तो मैट्रिक लेवल पे तो पढ़ा ही होगा कि उर्दू के जो माना है वो लश्कर के होता है। यानी उर्दू के अंदर जो है बेटे वो फारसी जबान भी शामिल है, अरबिक भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की जबानों का मजमुआ जो है वो उर्दू बनता है। तो उर्दू जबान और फारसी इन दोनों को मिलाकर चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। अब इनके नाम के आगे लिखा हुआ है चौधरी रहमत अली। तो ये जो आज के जमाने के हमारे यहाँ चौधरी है ना, मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सारे चौधरी हैं जिनको चांद दिखता नहीं है, समझ रहे होंगे आप लोग। उनको बगौर बंदा देख लें तो ऐसा लगता है F-16 तबाह हुआ है। तो वो वाले चौधरी नहीं है, ये वो चौधरी थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। अब आप बेचारे जो मेडिकल के स्टूडेंट है, आप लोग का ख्वाब होगा ना या DMC SMC में एडमिशन हो जाए। जो इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे वो चाहेंगे NED में दाखिला मिल जाए। किसी को आगे चलकर बिजनेस फील्ड में जाना होगा तो दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ IBA या IOBM का पार्ट बनना चाहते, फास्ट में हो जाए, जबिस्ट में हो जाए। तो यार एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 4 साल जिंदगी का बेड़ा गर्क करना पड़ता है, तब जाके एडमिशन का सोचना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेना आम बात होगी। सोचो वहां ये पढ़ते थे तो इनका जो नजरिया था ना वो जरा अलग था। अब इन्होंने जो पाकिस्तान का नाम बनाया वो कैसे बनाया बेटे, तो लिखा बेटे कंपोज ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम ऑल आवर होमलैंड इंडियन एंड एशियन। यानी उस जमाने के अंदर इंडिया के अंदर और एशिया जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का सबसे बड़ा, कंटेनिंग 48 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड हैविंग 3 डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम जिसके अंदर 48 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है बेटे, और 3 अलग अलग तहजीब और सकाफतें अभी भी मौजूद हैं। और दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एशिया के अंदर मौजूद है, राइट। तो इंडिया के अंदर और एशिया के वो ममालिक जो आज़ाद नहीं हुए थे लेकिन वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो उनको मिलाकर पाकिस्तान का नाम बनाया गया। किस तरीके से देखे लिखा हुआ, दैट इज पंजाब। यानी पाकिस्तान जो स्पेलिंग करोगे तो पाकिस्तान का जो P है दैट स्टैंड फॉर पंजाब। फिर लिखा हुआ अफगानिया A, अफगानिया मतलब अफगानिस्तान नहीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कश्मीर K विच इज नो मोर द पार्ट, ईरान I, ये एशिया के अंदर मौजूद है। काठियावाड़ S and T, अफगानिस्तान A एंड बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का N लिया गया जिसको आज के ज़माने में नॉर्दर्न एरिया कहा जाता है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि बलूचिस्तान को नॉर्दर्न एरिया कहा जाता है। तो अगर नॉर्दर्न एरिया लिखेंगे तो इसका जो पहला लेटर आएगा N। अब ये सब मिलकर बना PAKISTN पाकिस्तान। हर इलाके का पहला लेटर मिलाने के बाद पाकिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान का नाम बनाया गया। उसके बाद एक लतीफ़ा लिखा हुआ, मुझे तो लतीफ़ा लगता है तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, डू नॉट टेक इट सीरियस। लिखा हुआ इट मीन द लैंड ऑफ द पाक्स, द स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन। इसका मतलब पाक लोगों की सरजमीन जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर बिल्कुल पाक है, और बिल्कुल ही पाक है, इतने पाक है अल्लाह ही बख्शे। उसके बाद जिन्ना साहब के 2 कोटेशन लिखे हुए बेटे, और बहुत ही कोई शानदार कोटेशन। पहला जुमला जिन्ना साहब ने क्या कहा, think 100 times before you take the decision. Jinnah told the league at Lahore, but when the decision is taken, stand by it as one man. या आप लोगों को भी सुनने को मिलता होगा कि फैसला करने से पहले 100 बार सोच लो कि फैसला करना क्या, लेकिन जब एक बार फैसला कर लो तो उसके ऊपर साबित कदम भी रहो। दूसरे के कांधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। या आपने देखा होगा प्री मेडिकल के अंदर, प्री इंजीनियरिंग के अंदर जब आप ज्वाइनिंग कर रहे थे ना फर्स्ट ईयर में आने के लिए, तो आपके लिए एक ड्रॉना ख्वाब बना हुआ था। आप पता चला प्री मेडिकल करना चाह रहे थे तो वहां पे घर के अंदर जो है वो प्री इंजीनियरिंग चल रही होगी। बड़े कजन होंगे वो किसी और बात पे फोर्स कर रहे होंगे, मतलब सब अपनी अपनी कह रहे होंगे, आप भी 2 कश्ती के मुसाफिर बने हुए। इसीलिए जिन्ना साहब ने
मुस्लिम लीग के वर्कर भी कहा था कि जब हिंदुस्तान को दो बनाना चाहते हो ना तो पहले सोच लो करना क्या है, थिंक 100 टाइम बिफोर यू टेक द डिसीजन। लेकिन जब एक बार फैसला कर लो ना तो उस पर साबित कदम रहो। ऐसा ना कि नारे के हद तक सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाहिए, पता चला कि मैं आगे बढ़ा तुम लोग के चक्कर में, तुम लोग पीछे से निकल गए, मैं फंस गया। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अक्सर ऐसा होता है, मैं इसमें पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करता, आपको भी ब्लेम नहीं करता। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, पेरेंट्स तो पैदाइशी जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन ऐसा लगता है उसका शजरे नसब लिखा हुआ है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। लो भाई, घर के रिश्तेदार बोलते हैं कि मेरा बच्चा, ये जो मेरा भतीजा ना ये डॉक्टर बनेगा, मेरी भतीजी जो वो इंजीनियर बनेगी। भले से इंसान का बच्चा बने ना बने, लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर बना के छोड़ेंगे। फिर वो घास खा रहा होता है बेचारा, उसको ना खुदा मिलता है ना विसाले सनम, ना इधर का रहता है ना उधर का रह रहा होता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद जब उनकी फीसेज और आपकी मेहनत जाया हो चुकी होती है और परसेंटेज आपकी बिल्कुल लोअर कैलिबर की आ रही होती है ना, बच्चे से पूछता जाता है ना कि ये क्या रिजल्ट आया, तो बच्चा बिल्कुल आराम से बांग्लादेशी मुंह बनाकर बोल रहा होता, मैंने थोड़ी चाहा था, आप ही ने पढ़वाया था, भुगते हैं भाई। और बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों, फैसला करने से पहले ना 100 बार सोचो कि फैसला करना क्या है, ठीक है। लेकिन जब एक बार फैसला कर लो तो उसके ऊपर साबित कदम रहो, ठीक है। और फिर लिखा है इट वाज जस्ट बिकॉज द मुस्लिम डिड स्टैंड बाय देयर डिसीजन दैट द कायद वाज राइट व्हेन ही डिक्लेयर्ड। जब मुसलमानों के जज्बे को, उनके डिटर्मिनेशन को, व्हेन कायद-ए-आज़म रियलाइज दैट्स व्हाई ही सेड। और कितना प्यारा जुमला लिखा हुआ है कि नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान। ये जुमला कहीं कहीं पर ना यूं भी लिखा हुआ होता है बेटे, नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान, यानी कि इस जमीन पर आप कोई ताकत ऐसी नहीं बेटे जो पाकिस्तान को बनने से रोक सके, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के अंदर एक कैप्शन जो है वो आपको याद रखना है। आप में से किसी को मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी? व्हेन डिड इट स्टार्ट एंड व्हेन डिड इट एंड अप? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कोई मुझे हाथ उठाकर जवाब देगा? हाथ उठाया हुआ है बेटा, आमना खुर्रम ने भी हाथ उठाया जी। दोनों में से जवाब दे देता। मुहिब बेटे आप जवाब दीजिए पहले। सर 1939 से 1944 तक। 1939 से लेकर 1944 तक, एक डेट तो आपकी ठीक है। आमना खुर्रम बेटे, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर 1939 से 1945 तक। शाबाश, एग्जैक्टली। मुहिब बेटा आपकी एंडिंग डेट सिर्फ नहीं ठीक थी। 1939 से लेकर 1945 तक कमोबेश 7 साल तक ये जंग जारी रही, ठीक है। थैंक यू बेटा। और याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसकी वजह पता है क्या? क्योंकि पाकिस्तान था ही नहीं, बना ही 47 में ये। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, इनको जेल में डाला गया था। क्यों जेल में डाला गया था? सुने, लिखा हुआ कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन ऑन अकाउंट ऑफ देयर मास सिविल डिसोबीडियंस प्लान अगेंस्ट इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब समझते ही होंगे आप लोगों ने। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? आवाम सड़कों पर निकल आ जाए हुकूमत के खिलाफ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने ये कहा था, क्योंकि आपको पता ब्रिटिश जो थी वो मौजूद थी, और कहते कि इफ द मुस्लिम दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन तो वी शैल हैव अ फाइट विद देम, वी शैल हैव अ वॉर विद देम। जबकि ये अंग्रेज थे, ये जो बेचारे गोरे गोरे लोग थे, एक ही जैसे, क्योंकि गधे एक जैसे होते हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो हम फारिग नहीं हुए, कत्लो गारत, क्रूल्टी, ऑपरेशन, जुल्म सितम देख देख कर हम उकताए हुए। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ख्वाब जो है वो ख्वाबीर, वो जो कहते हैं ना कि डरावना ख्वाब, वो खत्म हुआ नहीं है। और अब ये लोग जंग की बात करें तो इन्होंने फिर क्या किया? उनको समझाया। जब उनको समझ में नहीं आया ना तो इनको सबको जेल में डाल दिया, जितने बड़े बड़े लीडर थे, यानी ऑल द बोन ऑफ कंटेंशन दे वर सेंट इनटू द प्रिजन। और फिर जिन्ना साहब ने इस जमाने में क्या किया? लिखा हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना वन और ओवर ऑलमोस्ट ऑल, लिखा हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना वन ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम, तमाम मुसलमानों के दिलों को जीत लिया जिन्ना साहब ने। व्हेन ही वाज नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पीकिंग टू ह्यूज मीटिंग, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम एट हिज डेस्क। ये जगह जगह जाके उस वक्त जलसे नहीं कर रहे थे। उस जमाने में कंटेनर तो था नहीं कि कंटेनर पे खड़े होकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, तो ऐसा तो था नहीं कि जगह जगह जाके जलसे कर रहे थे। बल्कि इन्होंने क्या किया? ये अपना ज्यादातर वक्त अपने डेस्क पर गुजारा करते थे, राइटिंग डेस्क, जहाँ से वो लोगों को लिखा करते थे। और फिर क्या लिखा हुआ? राइटिंग टू मुस्लिम लीग वर्कर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां जहां मुसलमान थे और जो मुस्लिम लीडर थे या मुस्लिम वर्कर थे,
उनको लिखकर बातों पर कन्विंस करना। अच्छा, फिर लिखा हुआ ही इवन फाउंड टाइम टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर व्हिच ही कॉल्ड, इनको एक मौका मिला एक अखबार निकालने, अखबार का नाम इन्होंने डॉन रखा था और ये इतना अच्छा अखबार था माशाल्लाह से, इसको हमने डाउन ही कर दिया। और लिखा हुआ एज मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडिया वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश और द हिंदू। अब उस जमाने के अंदर जब पाकिस्तान बना नहीं था, क्योंकि आपको पता ही पाकिस्तान बनने से पहले ये न्यूज़पेपर जो है वो शाया किया गया था और इसके पहले एडिटर जिना साहब ही थे। तो उस जमाने के अंदर ज्यादातर जो अखबार थे वो तो या तो ब्रिटिशर्स के थे या फिर हिंदूज के थे। द मुस्लिम वेलकम अ पेपर ऑफ द, मुसलमानों ने अपने न्यूज़पेपर का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, बड़ा शानदार खैर मकदम किया। फिर उसके बाद क्या लिखा बेटे कि थ्रू आउट दी वॉर ईयर, यानी उस जमाने के अंदर जंग होने के चांसेस जो थे वो ज्यादा थे। तो लिखा जा रहा है कि थ्रू आउट दी वॉर ईयर्स ही वाज अ वेरी सिक मैन। जंग के दिनों के अंदर जिन्ना साहब बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, बट ही रिफ्यूज टू टेक हिज डॉक्टर एडवाइस टू टेक रेस्ट। लेकिन ये डॉक्टर साहब की बातों को माना नहीं करते। जिन्ना साहब बहुत गंदे बच्चे थे, डॉक्टर की बातों को नहीं मानते। और लिखा हुआ आई हैव वर्क टू डू ही वुड ऑलवेज से, और वो हमेशा कहा करते थे मुझे काम है जो कि करना है, तो मैं आराम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटे कि 1944 के अंदर जिन्ना साहब और गांधी के दरमियान में 3 हफ्ते की मीटिंग हुई और दे वांटेड टू हैव द फाइनल नेगोशिएशन। लेकिन उन 3 हफ्तों की मीटिंग के अंदर जो उसका एपिटोम था, जो सेंट्रल आइडिया था, वो क्या निकला था, इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ गांधी एंड जिन्ना मेट फॉर 3 वीक ऑफ टॉक्स इन लास्ट अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट। गांधी और जिन्ना की 3 हफ्ते की मुलाकात हुई कि दे वांटेड टू हैव द फाइनल डिसीजन। जिन्ना सेड दैट इंडिया मस्ट बी 2 नेशन नॉट 1। जिन्ना ने कहा भाई हिंदुस्तान को 2 होना चाहिए, एक नहीं। गांधी रिप्लाइड दैट दिस वुड मीन रुइन फॉर ऑल इंडिया। और गांधी ने क्या जवाब दिया, इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान की तबाही है। दिस इज व्हाट द डिस्ट्रक्शन ऑफ होल इंडिया। देयर कुड बी नो एग्रीमेंट बिटवीन 2 men so different। ये 2 अलग अलग सोच रखने वालों के लोगों के दरमियान में बिल्कुल भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया, मुआहदा तय नहीं पाया। जिन्ना वाज एज यूजुअल वेरी सीवियर एंड फर्म, faultlessly there। जिन्ना साहब अपने बात के पक्के, he was a man of his word। जो कह दिया किसी के बात में भी तब्दील नहीं करवानी है, तो अपनी बातों में तलखी लेकर सीवियर होकर बैठे हुए थे। और गांधी वो फेमिलियर वाइट धोती एंड सेट ऑन द फ्लोर। और गांधी बेचारा वही धोती पहनकर फर्श पर बैठने वाला शख्स। द वन वाज अ मुस्लिम फर्स्ट एंड लास्ट। एक शख्स अव्वल से आखिर तक मुसलमान था। द अदर अ हिंदू टू हिज फिंगर टिप। और दूसरा जो था वो एक हिंदू था, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक। तो जिन्ना माइट हैव said then what he once said of the Hindus and the Muslims। जिन्ना साहब ने ये कहकर इस बात को, इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जो अक्सर वो कहा करते। अब ये जुमला सुनिएगा। He said we are different creatures। हम लोग अलग अलग मखलूक हैं, अलग अलग नेशन नहीं, अलग अलग मखलूक हैं। And there is nothing in life that joins us together। हमारी जिंदगी के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सके, क्योंकि जिस चीज को तुम पूजते हो उसका हम गोश्त खाते हैं। इससे बड़ा इख्तिलाफ दुनिया में हो नहीं सकता। और इसी इख्तिलाफ को अगर हम कम करना चाहते हैं तो वी नीड टू बिकम सेपरेट। और ये बात शायद उस जमाने के अंदर लोगों को समझ में नहीं आई थी। आफ्टर द वॉर केम द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट। अब वो जंग जैसी कैफियत के बाद फाइनल सेटलमेंट का वक्त करीब आया। व्हेन सेवरल मोर मीटिंग्स एंड डिस्कशन हैड फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीमेंट। जहां पर अल्फाज जाया जा रहे थे, जहां पर मीटिंग्स होना फजूल जा रहा था। Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948। फिर ब्रिटिश जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने पहले तो ऐलान किया कि जून 1948 को हमेशा हमेशा के लिए हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। एंड द पावर एंड सेल्फ गवर्नमेंट टू द गिवन टू बी गिवन टू द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज इक्वली। पहले इन्होंने ये तय किया था, दैट वाज द डिसीजन ऑफ देम, कि जून 1948 को छोड़कर जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा ना कि इनकी दाल नहीं गली, तो लिखा हुआ लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया एट द लास्ट वॉइसराय। वॉइसराय का मतलब होता है गवर्नर बेटी। और आपको मालूम है लॉर्ड माउंटबेटन को लास्ट वॉइसराय बनाकर भेजा गया विद ऑर्डर टू फाइंड आउट अ वे ऑफ हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट। और इसको इख्तियारात दिए गए कि भाई फैसला करके आना। और दिस वाज इन मार्च 1947, बट ऑलरेडी द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ द सिविल वॉर। यानी इतनी गहमा गहमी क्रिएट हो चुकी थी कि वहां पे ना सिविल वॉर शुरू हो जाती।
यानी एक दूसरे को कत्ल व गारत कर रहे होते। द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड, पावरलेस, हुकूमत जो है वो तकसीम हो चुकी थी, इनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। एंड द ब्रिटिश ऑफिसर वर ईगर टू लीव अ कंट्री वेयर दे वर नो लॉन्गर वांटेड। और जो बरतानवी जो लीडर्स थे, जो वॉइसराय या इस किस्म के लोग थे, वो ऐसे मुल्क को छोड़कर जाना चाहते थे जहां पर उनकी कोई इज्जत नहीं थी, बात बात पे उनकी हैप्पी बर्थडे होती थी। Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states, and at once he announced that the British would leave by August 15, 1947. इसका मतलब क्या हो कि माउंटबेटन ने क्विकली से ये फैसला कर लिया कि अब हिंदुस्तान को दो होना चाहिए, एक नहीं। और उसने अचानक से बहुत जल्द इस बात को ऐलान कर दिया कि बरतानवी हुकूमत 15 अगस्त को हमेशा के लिए छोड़कर हिंदुस्तान चली जाएगी, और हुकूमत जो है वो किसको देकर चली जाएगी? पाकिस्तान और इंडिया को। द प्रोविंसेस दैट मुस्लिम क्लेम मस्ट डिसाइड एट वंस वेदर दे विश टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। अब वो प्रोविंसेस जिनका हमने मुतालबा किया था, आपने ये इलाहाबाद एड्रेस के अंदर पाकिस्तानी स्टडी में पढ़ा होगा कि नवाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, लेकिन जो जो मुतालबे हमने किए थे जो पाकिस्तान के लफ्जों में शामिल थे ना, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया, के फॉर कश्मीर, आई फॉर ईरान, एस फॉर सिंध इंक्लूडिंग कच्छ एंड काठियावाड़, टी फॉर तुखारिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान एंड एन फॉर नॉर्दर्न एरिया विच इज कॉल्ड बलोचिस्तान। तो ये जो इलाके हमने मुतालबे में रखे थे बेटे, ये हमें मिला तो नहीं, ठीक है। उनको खुद आज़ादी और खुद मुख्तारी दी गई कि आप चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हो, और चाहें तो इंडिया, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन देयर मस्ट बी नो मोर डिले, अब देर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बोथ एग्रीड टू दिस प्लान, दोनों इस बात में मुत्तफिक हो गए। फॉर जिन्ना इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, और जिन्ना साहब के लिए बहुत बड़ी फतह की बात। सिंध, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, सिलहट एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। यानी ये 6 सूबे थे उस जमाने में, कह सकते हैं 6 बड़े इलाके थे जो पाकिस्तान में शामिल हुए थे बेटे। अब इनमें से जो सिलहट है और ईस्ट बंगाल है, ये दोनों अलग हो गए, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ बांग्लादेश। बचे हमारे पास 4 जो आज तक हम भुगत रहे, ठीक है। ये 4 सूबे थे हमारे पास, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान और पंजाब। ये 4 हमसे संभाले जा रहे नहीं थे। फिर हमारी कौम को एक जोश जागा, इन्होंने एक नया सूबा बना दिया गिलगित बल्तिस्तान, जिसको KPK का नाम रख दिया। KPK आपको पता होगा, खाली पीली का, बिला वजह बना दिया, और बना के पता नहीं रख दिया है, हुकूक किसी को मिल नहीं रहे। फिर लिखा हुआ दिस मेड अ स्मॉल स्टेट देन द लीग हैड आस्क्ड फॉर। अगरचे मुसलमानों ने जो मुतालबा किया तो उससे बिल्कुल छोटा ही मुल्क बना, लेकिन कहते कि सम 40 मिलियन मुस्लिम वर लेफ्ट इन इंडिया, बट नाउ एट लास्ट इट टू डिसाइड द मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम हैड अ होमलैंड ऑफ देयर ओन। यानी उस वक्त एग्जैक्टली जो है ना 4 से 5 करोड़ की आबादी मुसलमानों की तो थी उस वक्त, सब तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कह सकते हैं कि ये छोटा सा ही मुल्क बन चुका था और मुसलमान आजाद हो चुके थे। The Qaid led his people through the terrible first year of their history. पहले जो साल था बड़ा कठिन साल था, और इसके सारे बहुत सारे रीजन थे बेटे। पहले साल के सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ था? जिन्ना साहब चले गए। He died on 11th of September, यानी द फादर ऑफ पाकिस्तान पास अवे। हमारे पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, हमारे पास आर्मी मौजूद नहीं थी, हमारे पास इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं थी, हमारे पास कोई ट्रेडर, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं थे। सेंट्रल बैंक होता तो करेंसी को छापते, मनी रोटेट होती तो समझ में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फिर लिखा व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड, सितम बालाए सितम। फिर मुल्क जब तकसीम हुआ तो मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में लोगों ने क्या किया? क्रॉस द न्यू बॉर्डर्स, नए बॉर्डर को क्रॉस किया। ये हम बात पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लिखा हुआ 6.5 मिलियन मुस्लिम लिविंग इंडिया, 5.5 मिलियन हिंदूज लिविंग पाकिस्तान। सॉरी, The sight of these homeless people moved Jinnah to tears. इन बेसरो सामान लोगों को देखकर जिन्ना साहब की आंखों में आंसू आ गए बेटे। once more angry crowd murder and stolen burnt। बॉर्डर पे भी इनको सुकून नहीं था, इन्होंने लोगों को कत्ल किया, चीजें चुराई, यहाँ तक कि जला भी दिया गया मुसलमानों को। अबाउट हाउ मुस्लिम और यानी 50,000 की आबादी मुसलमानों की ऐसी थी जिनको या तो जेल में डाल दिया गया, जिनको कत्ल कर दिया गया। ऑल दिस किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन शॉट जिन्ना हु ऑलवेज हेटेड वायलेंस एंड क्रूरटी। ये जुल्म और सितम, ये कत्ल गारत देखकर जिन्ना साहब को बड़ा सदमा हुआ, जो कि हमेशा इन सब चीजों से नफरत करते थे। ही बेग्ड फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप विद हिज फॉर्मर एनिमीज। अपने पुराने दुश्मनों से भी इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और क्या खूबसूरत जुमला कहा था। अगर थोड़ा हम ब्रॉडली सोचे, लिबरल होकर सोचे, तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी जिन्ना साहब ने जैसी बनाई थी, अगर बन जाती ना, तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर नंबर 1 से लेकर 5 में तो जरूर आता। Some nations may have killed millions of each other। कई कौमों ने जहालत
अंदर दुश्मनी में एक दूसरे को लाखों की तादाद में मारा होगा। ही वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था, एंड येट एन एनिमी ऑफ टुडे इज द फ्रेंड ऑफ टुमारो। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आपका जो आज दुश्मन है वो कल चलकर आपका दोस्त बन जाए। और ये बात आप जानते हैं कि देयर आर टू साइंस इन लाइफ व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज वर्स्ट, सेकंड इज बेस्ट। अब बेस्ट सिंबल कौन सा हमारी लाइफ के अंदर कि व्हेन योर एनिमी बिकम्स योर फ्रेंड। जब आपका दुश्मन आपका दोस्त बनता है ना, तो यू बिकम डबल स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एक तो आपका दुश्मन आपसे मजबूत होता है, फिर आपका दोस्त बन जाए तो आप डबल मजबूत हो गए। ये बेस्ट साइन होता है जिंदगी के अंदर। लेकिन सबसे वर्स्ट साइन पता है क्या होता है? योर फ्रेंड बिकम्स योर एनिमी। आपका दोस्त आगे चलकर दुश्मन बन जाए ना, और जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जिसको हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं क्लोज फ्रेंड, यू नो क्लोज फ्रेंड, तो वो तो सारी पोल पट्टियां जानता है, आपकी सारे राज जानता है, वो बातें जो अम्मा अब्बा को भी नहीं मालूम होती वो ये जानता है। इससे तो पूरे इलाके में ढिंडोरा पीट देना है, फिर तो बचेगा क्या जिंदगी के अंदर। तो जिन्ना साहब ने ये जुमला उस जमाने में भी कहा था। उसके बाद ये जो आखिरी पैराग्राफ है बेटे, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बना, साहब की डेथ लिखी हुई। टाइम एक्सीड हो गया, वरना मैं पढ़ा देता। और मेरे ख्याल में अगर आप ये लोग पैराग्राफ ये वाला पढ़ लेंगे बेटे, तो दैट वुड बी क्लेरिफाइड, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर शुरू करने से पहले मैं पूछूंगा कि व्हाट द लास्ट पैराग्राफ क्लियर टू यू ऑल। आप खुद पढ़ लीजिएगा। माशाल्लाह कई पढ़े लिखे बच्चे हैं तो मुझे नजर आ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेटे। और अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आज वरना कल मैं आप लोगों को ग्रुप पर नोट्स शेयर कर दूंगा। तो आपका जो पहला टेस्ट होगा बेटे वो इसी चैप्टर का होगा, काइंडली एक्नॉलेज इट। जब भी शेड्यूल बनकर आता है तो इसको इस बात को याद रखिएगा। टेस्ट आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो जो भी नोट दूंगा आप लोगों को चैप्टर वाइज, तो 3 चीजें उसके अंदर होंगी, इसको सुन लीजिएगा। वोकैबुलरी दूंगा यानी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर होंगी, सवाल जवाब इसको कहा जाता है, और एमसीक्यूज होंगी सॉल्व्ड। हर चैप्टर के अंदर, हर पोएट्री के अंदर, हर प्ले के अंदर मैं आपको ये 3 चीजें नोट पे दूंगा। और इसके अलावा जो चीज मैं आपको दूंगा वो दूंगा होमोफोन्स और ईडियम्स। ठीक है, होमोफोन्स और ईडियम्स आई वुड गिव यू। अब वो कितने देता हूँ, 1 से 30 देता हूँ या 1 से लेकर 50 तक देता हूँ, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपका जो पहला टेस्ट होगा यानी फर्स्ट टेस्ट, उसमें याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद ये पूरा चैप्टर आएगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और होमोफोन्स और ईडियम जो है वो 1 से लेकर 15 तक आएंगे। लेकिन याद रखिएगा बेटे, रिटन टेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। मैं आपको होमोफोन और ईडियम भी एमसीक्यू बेस्ड दूंगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, जो बेस्ट होगा उसको आपने टिक करना है और आपने आंसर की पे निशान लगा देना है। खैर पहला टेस्ट जब आप दे लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, तो फिर आगे वाले टेस्ट में मुझे ज्यादा समझाने की, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी। So I'm sure you will study this last part of this chapter and it would be clear to you all. If it makes any like problem to you people, so before starting the next class, you will tell me. I would explain it and then we shall go for the next lesson. अब जिन बच्चों के पास किताबें हैं उनको मैं समझा देता हूँ बेटा। अगला चैप्टर मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो पेज नंबर 12 पे आपके पास चैप्टर है। काइंडली उसको देख लें अगर देखना चाहते हैं। टॉपिक का नाम लिखा हुआ बिर्केनहेड ड्रिल। ठीक है, पेज नंबर 12 पे ये टॉपिक होगा, ये मैं आपको शुरू कराऊंगा। अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लें बेटे, 1 मिनट के अंदर पूछना है तो, वरना फिर आपको दूसरी क्लास के लिए जाना है। ठीक है जी, अमीर हमजा। अमीर हमजा मेरे भाई बोल लो कुछ। जी अबिया फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Sir, I wanted to ask that do we need to answer these questions by ourselves? Sorry बेटी, काइंडली रिपीट। Sir, do we need to answer these questions by ourselves? No बेटे, answer would be given to you in notes. अच्छा, Okay. these 10 questions have been asked in the book, but apart from the book, many questions appear in the examination, but they are going to be contextual questions. So maybe you would be having 20 or 24 questions of this chapter. So you are not going to supposed to learn question answer right now because you are not going to have the written test. अच्छा, इट्स अ कॉमन अनाउंसमेंट राइट बेटे, सबके लिए है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर आपको अभी याद नहीं करने, आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, वोकैबुलरी याद करनी है, होमोफोन्स और ईडियम्स की तैयारी करनी है। और याद रखिएगा
जो नोट्स के अंदर एमसीक्यूज होंगे वो तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा चैप्टर की रीडिंग प्रॉपर्ली रखिएगा, ठीक है। मैं एमसीक्यूज थोड़ा घुमा कर देखता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ये मेरा टारगेट रहता है। तभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, काइंडली एक्नॉलेज इट दिस पॉइंट। तो यू आर नॉट सपोज टू लर्न क्वेश्चन आंसर अभी है बेटा, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। क्वेश्चन आंसर किस तरह तैयारी करनी, किस तरह टेस्ट देना है, ये आपको मैं 1-2 टेस्ट के बाद बताऊंगा, अभी नहीं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन जल्दी से खत्म हो जाए, नॉर्मल मोड ऑफ लाइफ में आ जाए और हमारी क्लासेस कॉलेज में शुरू हो जाएंगे, ताकि हमारी तैयारी और बेहतर हो, ठीक है जी। अब्दुल्ला सर कोई होमवर्क तो नहीं है ना? अभी कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है बेटे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।